नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छी पैदावार के लिए जौ की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। जैविक खेती आज की जरूरत, आइए इस ओर कदम बढ़ाएं। हमारे राज्य के जिन किसानों ने जौ की फसल लगा रखी है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए किसान जौ की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इसके बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर राम प्रताप यादव। आज अपन जौ की फसल की चर्चा करेंगे। जौ की फसल इस समय ये प्रथम सिंचाई का समय चल रहा है। अक्सर देखने में आता है कि फसल उगने के साथ साथ कई तरह के खरपतवार उगाते हैं, जो फसल से खाद पानी प्रकाश से प्रतिस्पर्धा करते हैं और कई तरह के कीट रोगों को आश्रय भी देते हैं। इसके कारण फसल की बढ़वार कम होती है। तो इसके लिए समय समय पर निराई करके खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिसमें पहली निराई 25 से 35 दिनों पर और दूसरी 50 से 55 दिनों पर करना चाहिए। ऐसा करने से फसल की बढ़वार अच्छी होगी। इसके साथ ही किसान भाई ये भी ध्यान रखें कि जौ की फसल में 30 दिन या 35 दिन से पहले सिंचाई ना करें, क्योंकि सिंचाई जल्दी करने से जड़ की बढ़वार रुक जाती है और जौ में गेहूं की तरह शीर्ष जड़ नहीं निकलती हैं कि भाई 25 दिन के ऊपर आवश्यक रूप से सिंचाई की जाए। अगर हम जितना लेट करेंगे उतना ही फसल को फायदा रहेगा कि आगे कम सिंचाइयों में 3 से 4 सिंचाई में ही जौ पक जाएगा, क्योंकि जौ की जड़ नीचे ही नीचे बढ़ती जाती है और नीचे के जो पानी होता है वो पूरी तरह से जौ का काम ले लिया जाता है। किसान भाइयों, जौ की फसल में क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करने से फसल की बढ़वार अच्छी होने के साथ पैदावार भी अधिक मिलती है। यदि किसान भाई सूक्ष्म विधि से सिंचाई करते हैं तो पानी की बचत होने के साथ साथ श्रम और समय की भी बचत होती है। इससे लागत कम लगती है और पैदावार भी अच्छा मिलता है। किसान भाई ध्यान दें कि प्रथम सिंचाई के साथ करीब 12 से 15 किलोग्राम पक्की बीघा के हिसाब से यूरिया अवश्य डालें, क्योंकि जौ की फसल को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, जो यूरिया से इस समय पूर्ति की जा सकती है। फसल की बढ़वार में पोषक तत्वों का अहम योगदान होता है। किसान भाइयों ने जौ की बुआई के समय NPK डाली है और अब खड़ी फसल में यूरिया की शेष मात्रा 45 दिनों पर प्रयोग करें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी हो और आने वाले दिनों में भरपूर पैदावार मिल सके। किसान भाइयों ने बिजाई के समय जिंक सल्फेट का उपयोग नहीं किया, क्योंकि बहुत से किसानों की समस्या है कि जौ की पत्तियां पीली पड़ रही हैं। तो जिन किसान भाइयों ने जिंक सल्फेट का उपयोग बिजाई के समय नहीं लिया, वो इस समय 25 किलो जिंक सल्फेट या 6.5 किलो जिंक सल्फेट प्रति बीघा के हिसाब से बुरक करके सिंचाई करें, या बुरक करके नहीं दें तो छिड़काव के लिए 0.5% जिंक सल्फेट का स्प्रे, और ये स्प्रे जिस दिन करें उसके 15 दिन बाद दोबारा दोहराएं, तो आपके जो पीली पत्ती की बीमारी है ये खत्म हो जाएगी। आगे के लिए किसान भाई ध्यान रखें, जिन खेतों में लगातार एक दाल वाली फसल की बुआई होती है उसमें 6.5 किलो जिंक सल्फेट बुआई से पहले मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें, ताकि आपकी एक दाल वाली फसल में ये जो पीले पत्ते होने वाली बीमारी है ये नहीं आएगी। और जिस खेत में एक बार जिंक सल्फेट डाल दिया उस खेत में आपको 3 साल तक दोबारा जिंक सल्फेट डालने की जरूरत नहीं है।
किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, कल के कार्यक्रम में जैविक खेती से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां आप तक हमने पहुंचाई, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिर से मिलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर फाउंडेशन अमेठी यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शालिनी सिंह विसेन से, जो जैविक खेती से जुड़ी कुछ और जानकारियां आप तक पहुंचा रही हैं। अगर हमारे फसलों में बीमारियां लग जा रही हैं या कीट लगते हैं तो उससे हम कैसे ऑर्गेनिक खेती में कैसे हम उनसे छुटकारा पाएँ। देखिए, रेडीमेड तरीका तो अब केमिकल पेस्टिसाइड है, मिला बाज़ार से और आपने उसको स्प्रे कर दिया। लेकिन अब हमने इतनी तरक्की कर ली है कि आपको लाइव बायो एजेंट्स जो हैं, चाहे वो आपके वायरसेस हैं जो कि बहुत सारे कीट को खा जाते हैं, और पैरासिटॉइड्स हैं, पैरासाइट्स हैं, वो अवेलेबल है मार्केट में। जैसे ट्राइकोकार्ड्स मिलते हैं, तो शुगर केन की फसलों में देखें पायरेला लग जाता है, तो उसके लिए ट्राइकोग्रामा के अंडे आते हैं, आप लेके लगा सकते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ आती है कि आपको स्टिकी स्ट्रिप्स भी मिलती हैं जो कि हम अपने खेतों के आसपास लगा देते हैं, तो जितने भी कीड़े जो इसके कलर को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं वो उसमें चिपक जाते हैं और वो हमारे फसलों पे नहीं लग सकते। तीसरा, हम ट्रैप क्रॉप लगा सकते हैं। ट्रैप क्रॉप भी कैसे, जैसे कि करौंधा लगा दिया आपने, मैरीगोल्ड लगा दिया। मैरीगोल्ड की जड़ें जो होती हैं वो निमेटोड्स को के लिए निमेसाइटल प्रोड्यूस करती हैं, जिससे कि निमेटोड्स जो होते हैं दूसरे पौधे तक नहीं सकते हैं। करौंदा है, फिर आपने ट्रैप क्रॉप्स और लगाते हैं, तो जितने भी कीड़े बाहर की तरफ से आते हैं वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं और वो हमारे फसलों तक नहीं पहुंच पाते, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारे ट्रैप मौजूद हैं जो कि कीटों के लिए खासकर लाभकारी हैं। अगर हम डिजीज़ की बातें करते हैं तो डिजीज़ की, अगर जो सॉइल बॉर्न डिजीज़, वो बीमारियां जो मिट्टी से फैल रही हैं, उसके लिए जैसे बैसिलस बैक्टीरिया है, सूडोमोनास है, ये आपके ट्राइकोडर्मा है, ये सब क्या करती है, मार्केट में अवेलेबल फॉर्म में है। तो 4 ग्राम के हिसाब से अगर आप इसको डाल देते हैं, जितने भी लीव्स के ऊपर या स्टेम्स के ऊपर बीमारियां लगती हैं उससे बचाव होगा, जो कि मिट्टी से फैलती हैं या हवा से फैलती हैं, बचा देता है। कई सारे वीड्स ऐसे हैं जैसे कि क्रूसीफर जैसे पत्ता गोभी और कोल क्रॉप के जो भी पत्तियां होती हैं, या लेंटाना वीड्स है, इसमें भी निमेटिसाइडल इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इनको भी अगर हम सुखाने, इनकी पत्तियां सुखाने के बाद अगर हम इसको सॉइल के अंदर मिला देते हैं तो भी हमको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिसमें किसानों को निःशुल्क जैविक खेती की ट्रेनिंग दी जाती है।
और अनुदान भी दिया जाता है, जिसका लाभ किसान उठा सकते हैं। सरकार के पास बहुत सारी स्कीम्स हैं आपको लेकर, लेकिन वो स्कीम किसी भी तरह आप तक नहीं पहुंच पा रही होंगी, या ये कहिए कि बहुत एक सीमित वर्ग तक ही पहुंच पा रही हैं। तो इसके लिए बस आपको ये सुझाव दूंगी कि हर एक जिले में, हर एक गांव के लेवल पे आप देखेंगे तो कृषि अधिकारी होता है, या फिर केवीके है, या यूनिवर्सिटीज़ है। तो जो सबसे नज़दीकी कृषि अधिकारी है, या केवीके है, या यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय हैं, आप उनके पास जाइए, उनके कृषि जो वैज्ञानिक है आप उनसे बात कीजिए, और उनके पास समय समय पे हर यूनिवर्सिटी, हर विश्वविद्यालय, हर विद्यालय, कृषि विद्यालय ये ट्रेनिंग और डेमोन्स्ट्रेशन के स्कीम निकालता रहता है। 15 दिन की, 10 दिन की, हफ्ते भर की ट्रेनिंग करता है, तो आप उसका लाभ जरूर उठाइए। जैविक खेती से जो किसान जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें जैविक खेती से अच्छा लाभ मिले, इसके लिए सर्टिफिकेशन और उत्पाद की बिक्री की जानकारी भी जरूरी है, तभी आपको उत्पाद की अच्छी कीमत मिलेगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो अपने हम प्रोड्यूस को, जो भी हमारा प्रोड्यूस है, उसे हम कैसे बेचें, और अगर उसके सर्टिफिकेशन के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है तो वो कैसे करें। तो देखिए, ऐसे हमारे पास 2 एजेंसियां हैं नेशनल लेवल पे जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। एक आती है NPOP के तहत इपेडा है, और एक आती है NCOF। NCOF जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है, ठीक है, और जो दूसरी इपेडा वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। ये दोनों एजेंसी ने भी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के लिए भी दे रखा है। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो इनसे ही एफिलेटेड है, ठीक है। तो अगर हमने मन बना लिया है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जा रहे हैं और हमें सर्टिफिकेशन चाहिए, देखिए लोकल ही बेचने के लिए तो हमें सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बेस्ट है अगर आप लोगों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की जो अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है और लोगों का भरोसा बढ़ जाता है। तो इसके लिए तीसरी जो एजेंसी जो आजकल बाई प्रोडक्ट पे भी काम कर रही है, जैसे बाई प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट बात करें तो जैसे गेहूँ का आटा होता है या बेसन है, अगर उसमें आप ऑर्गेनिक लोगो लगाना चाहें तो FSSAI का भी जैविक खेती का लोगो आता है। कि फीस ज़्यादा तो वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में तो ज़्यादा लगती है। तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम एक कोऑपरेटिव फार्मिंग करना शुरू कर दें। हमारे जितने भी नेबर्स हैं तो फार्मर्स एक FPO बना दें, फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप बना लेते हैं, उसके अंदर फिर वो जॉइंटली अपने कमोडिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए उससे 2 फ़ायदा होगा, मैं कितना भी ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने खेतों में कर लूँ, पर अगर पड़ोस वाला किसान फार्मर जो है अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करता है, अगर वो पेस्टिसाइड का स्प्रे अपने फसलों पे करता है, तो हवा के साथ वो हो सकता है हमारे खेतों तक भी आ जाए। अगर थोड़ा सा भी रेसिडुअल रह जाता है हमारे पौधों पे, हमारे कमोडिटीज़ पे, तो वो रिजेक्शन का चांसेस हो सकता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि फार्मर भाई जितने भी हैं अपने नेबर से, बगल वाले किसान से भी बात कर लें और आपस में एक ग्रुप बनाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अग्रसर हों। कम लागत और सामान्य रख रखाव में बकरी पालन व्यवसाय गरीब किसानों के लिए आय का एक अच्छा साधन बनता जा रहा है। इसलिए राज्य के जो किसान भाई बकरी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वे किस प्रकार से करें बकरी पालन व्यवसाय, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश चंद्र। किसान भाई अगर बकरी पालन करते हैं तो इसमें हर जगह से लाभ ही लाभ है। जैसे कि प्रतिदिन अगर हम बात करें तो दूध उत्पादन भी ले सकते हैं, मीट उत्पादन भी ले सकते हैं। एक बकरी प्रति वर्ष 2 बार बच्चे देती है और एक बार में 2 से 3 बच्चे तक मिलते हैं। आज के समय में कम लागत और सामान्य रख रखाव में बकरी पालन आय का एक अच्छा साधन है, लेकिन आज भी जानकारी के अभाव में किसान उससे ज्यादा लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। अगर किसान बकरी पालन में उन्नत नस्ल की बकरियों का चयन कर वैज्ञानिक तरीके से पालन करें तो इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जिसमें हम ब्रीड की बात करें तो दुकाजी ब्रीड जो दूध और मीट दोनों के लिए पाली जाती है वो है सिरोही नस्ल या मारवाड़ी नस्ल। अपने यहाँ पे सिरोही नस्ल अत्यधिक उपयोगी है, जिसका उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। और अगर उपयोग करते हैं तो बच्चों की ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है और अच्छे से इनसे हम उत्पादन ले सकते हैं। बच्चा जो बकरा है वो 6 महीने से 7 महीने में 6 से 7 हज़ार रुपये का हो जाता
जाता है और बकरियां हैं उनको हम बढ़ा के यूनिट को एस्टेब्लिश करते रहें, ताकि हम कह सकें कि किसान भाई आसानी से प्रतिवर्ष इसमें ये कहें कि एक बकरी से 4 बच्चे मिलेंगे, 4 बच्चों का एक 25 से 30 हज़ार रुपये हमें मिलते हैं एक बकरी से। तो किसान भाई अगर 50% खर्चा भी निकाल दें तो एक बकरी 10,000 रुपये एक वर्ष में मुनाफा छोड़ेगी। इसके साथ ही बकरियों से अच्छी आय लेने के लिए इनके लिए उचित आवास की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि इनमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आ सके। चौड़ाई 50 फीट और लंबाई 80 फीट के एरिया में ये यूनिट एस्टेब्लिश की गई है, जिसमें 25 बकरी प्लस 2 बकरे की यूनिट तैयार की गई है, जिसमें हम कह सकते हैं कि बीच में जो शेड बना हुआ है उसमें रात में पशु रहते हैं, दोनों तरफ जो खुला है उसमें पशु दिन में चारा डालने के लिए जो ठान बनी हुई है वो ऐसे इस प्रकार से बनाई हुई है। लोहे की भी जो पात्र हैं वो ऐसे बनाए हुए हैं। पानी के लिए भी इनके लिए परमानेंट स्ट्रक्चर बनाई हुई है। और बकरी के जो बच्चे हैं उनको सेपरेट रखने के लिए दूसरा एक पार्टीशन किया हुआ है, उसमें हम बच्चे रख सकते हैं। बक को भी अगर हम बकरा है उसको भी अलग सिचुएशन में रख सकते हैं। और इनको खिलाने का जो शेड्यूल है कि सुबह हम इसको चारा देते हैं खिचड़ी की लूम, दोपहर बाद हम देते हैं इसको मूंगफली का चारा या मूंग का चारा या फिर ग्वार का चारा। और उसके साथ ही साथ प्रति पशु को हम 250 से 300 ग्राम दाना यानी कंसंट्रेट जो सुदाना के नाम से भी मिलता है, या फिर हम मिश्रण बना के सभी दानों का, दाल वाले अनाज वाले हैं वो दाना हम प्रतिदिन उसमें जिसमें मिनरल मिक्सर का भी समावेश हो वो दाना हम इनको प्रतिदिन 250 से 300 ग्राम खिलाएं, ताकि अपने पशु अच्छे से इनसे हमें मुनाफा मिल सके। इसके लिए हम ये करना चाहेंगे कि जो चारे हैं दाल वाली फसलों के, जैसे कि ग्वार है, मूंग है, मूंगफली है, या जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो हरे भी और सूखे रूप में भी हम इनको खिला सकते हैं। दाने के रूप में जो भी हमारे यहाँ फसलें होती है उसमें अनाज वाली, दाल वाली या तेल वाली सभी का निकालने, तेल वाली फसलों का तेल निकालने के बाद में जो खली बचती है उनका मिश्रण बना के सभी दानों का, दाल वाले अनाज वाले हैं वो दाना हम प्रतिदिन उसमें जिसमें मिनरल मिक्सर का भी समावेश हो वो दाना हम इनको प्रतिदिन 250 से 300 ग्राम खिलाएं, ताकि अपने पशु अच्छे से इनसे हमें मुनाफा मिल सके। बकरियों को बीमारियों से बचाने के लिए बकरी पालकों को चाहिए कि वे समय समय पर टीकाकरण करवाएं और परजीवियों से बचाव के लिए डीवर्मिंग दवा पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार देवें। किसान भाई देखिए, ऐसा है कि एक बकरी एक बार में 2 बच्चे देती है, एक साल में 2 टाइम बच्चे देती है, यानी कह सकते हैं कि 4 बच्चे किसान भाइयों को एक साल में मिलेंगे। और एक बच्चा अगर 5 से 6 महीने से लेके 1 साल तक अगर किसान भाई 6 महीने का बच्चा बेचेंगे तो 6 से 7 हज़ार रुपये का होगा। 6 से 7 हज़ार का मतलब हो गया कि 6 हज़ार एक बच्चे का 24,000 रुपये एक बकरी से मिलने वाले बच्चों का हो जाएगा। उसमें 50% खर्चा यानी कह सकते हैं कि 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्चा होगा, तो भी 10 से 12 हज़ार रुपये उसके पास से बचेंगे एक बकरी से। 25 बकरियों से 2.5 लाख रुपए आसानी से किसान भाई निकाल सकते हैं। और चलता फिरता फ्रिज भी है, जब आवश्यकता लगे तब दूध ले सकते हैं और जहां जब चाहें तब उनको पैसा मिल सकता है, जितना चाहे वो अपना ले सकते हैं। किसान भाई ऐसा भी हो सकता है कि बकरे को ईद पे बेचें तो वो हो सकता है 20 से 25 हज़ार 50 हज़ार तक भी एक बकरा बेच सकते हैं। वो जैसे ही उसकी आवश्यकता लगे वैसे 1 साल से 2 साल का भी करके अगर बेचते हैं तो भी किसान भाइयों को फायदा ही फायदा है। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर।
जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, मौसम पूर्व अनुमान एवं कृषि सलाह जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्व अनुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने के साथ साथ सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। गेहूं की फसल में बुआई के 28 से 35 दिनों के बाद चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D ईस्टर शाकनाशी दवा 0.5 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर एवं सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों के लिए आइसोप्रोटान 0.75 किलोग्राम सक्रिय तत्व को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सरसों की फसल में इस समय मोइला कीट पर नजर बनाए रखें। यदि इसका आक्रमण होता है तो मिथाइल डायमेटॉन 25 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मटर की फसल में इस समय फली छेदक कीट का प्रकोप हो सकता है। यदि इस कीट का प्रकोप हो रहा हो तो एसीफेट 75 SP 1.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसी प्रकार गोभी एवं मूली की फसल में मोइला कीट के प्रकोप की संभावना है। यदि मोइला कीट का प्रकोप होता है तो एसीफेट 75 SP 1.5 ग्राम दवा या इमिडाक्लोरोपेट 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। पपीते की फसल में पर्णकुंचन एवं मोजेक रोग की रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। साथ ही इसके प्रसार को रोकने के लिए मिथाइल डायमेटॉन 25 EC 1 मिलीलीटर दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। भानपुर जिला धौलपुर के लल्लन सिंह ने आपने आम के बाग में पत्ती गुच्छा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है। तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई आम के पेड़ में देखेंगे कि अब मंजर आने वाली अवस्था आनी शुरू हो रही है। तो इसमें जो पौधे आम के जो पेड़ हैं उसमें 2 तरह की समस्या प्रमुख रूप से आती हैं। एक है कि मैंगो माल फॉर्मेशन। मैंगो माल फॉर्मेशन ये 2 अवस्था में होता है, एक तो वेजिटेटिव अवस्था में, दूसरा फ्लोरल अवस्था में। तो देखिएगा कि जो पुष्प का गुच्छ होता है ना, गुच्छ में बनना शुरू होगा जब पुष्प वाले अवस्था में, और जब कली खिल निकलता है तो एक जगह आपको एक ही जगह गुच्छे में आपको कली मिलेंगे।
इस बीमारी का मुख्य लक्षण ये है कि इसमें पूरा बौर फूलों का एक ठोस गुच्छा बन जाता है। इस रोग में पेड़ों की शाखाओं व फूलों की बनावट खराब हो जाती है। नई शाखाएं व फूल गुच्छों के रूप में बदल जाते हैं। शाखा गुच्छा रोग अधिकतर नर्सरी के छोटे पौधों में पाया जाता है, लेकिन बड़े पेड़ों पर भी यह रोग देखा जा सकता है। पुष्प गुच्छा रोग में सारे फूल गुच्छों का रूप धारण कर लेते हैं। बाद में कभी कभी इन गुच्छों में से छोटी छोटी पत्तियां ठीक तरह से निकल आती हैं। इन गुच्छों में फल नहीं आते। तो कली जो होता है तो ये आपको वेजिटेटिव स्टेज में हो गया, और पुष्प का जो गुच्छ दिखेगा तो ये मंजर जब आते हैं तब दिखते हैं। और जो इस तरह के संक्रमित जो आपके इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उसमें आपको देखिएगा कि फल नहीं बनते। तो इसके कारण जो है, समस्या जो है, इसके कारण बहुत सारे गिनाए गए। फाइनली अब ये प्रूव हो गया है कि ये एक फफूंद है, फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी सब स्पेसीज सबग्लूटिनेंस, एक फफूंद के कारण ही होता है, और इसके कारण ही इस तरह की समस्या आती है। तो अब इसमें है कि जो आप ऑर्चार्ड है उसका मैनेजमेंट करने के लिए आपको नियमित रूप से जो अपना पेड़ है उसका ट्रेनिंग और प्रूनिंग करना पड़ेगा। बीमारी का नियंत्रण प्रभावित बौर और शाखाओं को तोड़कर किया जा सकता है। पौध हमेशा स्वस्थ पौधों से ही तैयार करनी चाहिए। रोग लगे भागों को काट कर नष्ट कर देना चाहिए। अक्टूबर के महीने में 2 ग्राम अल्फा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से उपज बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद दूसरा है कि मैंगीफेरिन जिंक या कॉपर चिलेट, मैंगीफेरिन जिंक या कॉपर चिलेट, इसका भी आपको स्प्रे करना पड़ेगा। और तीसरा है एक्रिसाइड जो है वो 3 बार आपको डालना पड़ेगा। एक तो प्री बड स्टेज है, एक प्री ब्लूजम स्टेज है, इस तरह से 3 अवस्था में आप डालिएगा, और फ्लावरिंग स्टेज है। तो आप इस तरह से अपने जो मालफॉर्मेशन वाली समस्या है इससे अपने पेड़ को बचा सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।